मेरे बहुत से दोस्त जब भी मिलते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात करते रहते हैं। क्या हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। एक बात तुमने बहुत से लोगों से पूरे विश्वास के साथ कहते हुए सुनी होगी, रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी सोच ने लाखों इन्वेस्टर्स की दौलत बनाई कम है और बर्बाद ज्यादा की है, तो तुम चौंक जाओगी। इसी ये गलत फहमी ने लाखों लोगों को कर्ज में डुबो दिया, उनकी सालों की कमाई फंसा दी और उन्हें एसेट के नाम पर एक ऐसा बोझ दे दिया जो जिंदगी भर ढोना पड़ता है। एक बार ये भी सोच के देखो कि जिस घर को आप बड़ी शान से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, वो असल में इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। कहीं वही तो आपकी जेब से पैसा नहीं खींच रहा है इतनी खामोशी से कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा हो। क्या ऐसा भी होता है? यस, आज मैं तुमको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की वो कड़वी सच्चाइयां बताने वाला हूं जो बिल्डर्स जानबूझकर छुपाते हैं, ब्रोकर कभी बताते नहीं, एक्सपर्ट्स भी खुलकर बोलने से कतराते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स को तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे उन लोगों की आंखें खुलेंगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना, तभी समझ में आएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अपने रहने के लिए घर खरीदना और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना दोनों अलग बात है। ओके। देखो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कुछ मोटे मोटे कारण हैं। क्यों लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इतने दीवाने हैं, पहले वो समझ लो, फिर मैं उनसे जुड़े खतरों को एक एक करके समझाऊंगा। जी सर। सबसे पहला और ऐतिहासिक कारण, फैमिली ट्रेडिशन। कई पीढ़ियों से घरवाले अपने बच्चों को ये समझाते आए हैं कि एक घर खरीद लो तो उसका किराया बुढ़ापे में काम आएगा। वो बुखार मैं आज भी देखता हूँ। या दूसरा कारण, जब लोग अपने आसपास के लोगों को रियल एस्टेट में कमाते देखते हैं तो उनकी भी लार टपकती है, उसने कमाया तो मैं भी कमाऊंगा। फिर वो भी दूसरों की नकल करने लगते हैं। सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाई पड़ती हैं, जहां घाटा हुआ वहां सन्नाटा, वो पता ही नहीं चलता। तीसरा कारण, बहुत से लोगों को ये लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट से उनको डबल फायदा होगा, उनके कैपिटल में बढ़ोतरी होगी और किराए की इनकम भी अलग से आएगी। चौथा कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों के लिए ये स्टेटस सिंबल होता है। चार लोगों के बीच बैठकर उनको ये बताते हुए बहुत घमंड होता है कि मेरा एक घर यहाँ है, दूसरा वहां है और तीसरा कहीं और। कभी किसी ने चार लोगों के बीच ये बोला है कि मेरी इतनी एफडीज हैं या इतने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में मेरा पैसा पड़ा है? नहीं, लेकिन रियल एस्टेट के बारे में जरूर हाँकेंगे। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पांचवा कारण भी सुन लो। लोगों को ये लगता है कि रियल एस्टेट टैंजिबल है, रियल है, यानी ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी हमको दिखती है, हम उसको छू सकते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा भरोसे का है। बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट तो कागज पर ही होते हैं या डिजिटल होते हैं। छठा कारण, बहुत से लोगों को एक भ्रम है कि रियल एस्टेट ही अकेला है जिसके दाम तो हमेशा ऊपर ही जाएंगे, कभी लॉस नहीं हो सकता। अच्छा। सातवां कारण, बहुत सारे ऑप्शंस में ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल नहीं होता। किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के दाम क्यों आगे जाकर बढ़ेंगे ये आपको ब्रोकर या बिल्डर खरीदते समय समझा देता है, आप मान भी लेते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च से काम चल जाता है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। ओके। आठवां कारण, रियल एस्टेट में पैसा डालकर लोग सो जाते हैं, क्योंकि रियल टाइम में प्रॉपर्टी के रेट्स चेक करने के लिए कोई इंडेक्स तो है नहीं, तो पता ही नहीं चलता कि दाम ऊपर गए या नीचे। आप दाम के उतार चढ़ाव से अनजान, टेंशन फ्री, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। 4-6 महीने में इधर उधर पूछ लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के क्या दाम चल रहे हैं, मतलब आंख बंद कर लो तो खतरा नहीं दिखता। ऐसे कई कारण हैं, लेकिन मैं सिर्फ मोटे मोटे ही बता रहा हूँ। इतने छोटे वीडियो में सारी बात समझाना पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके फंसने वाले लोगों के मेरे पास इतने सारे लाइव एग्जांपल्स हैं कि वो सारे यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। जिनको पूरी बात समझनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने जितने भी कारण बताए वे बिल्कुल सही हैं। मेरे बहुत से दोस्तों पर कोई ना कोई लागू होता है। ओह गुड। मेरा लोगों से सिर्फ ये कहना है कि कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन पूरी तरह से प्लस माइनस समझ के करो। तुमको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो करो, लेकिन खाली दूसरों की नकल करके या लालच में आकर या बिल्डर्स और ब्रोकर्स की बातों में आकर ना करो। और इसके लिए रियल एस्टेट से जुड़े चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। सर, वे चैलेंजेस क्या हैं? वे भी हमको समझाइए ना। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है।
बहुत ध्यान से सुनो और ईमानदारी से समझो, बायस होकर नहीं। ओके। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। 2, 4, 5 लाख रुपए में काम नहीं चलता। जिनके पास 10, 15, 20 करोड़ हैं, उसमें से वो 1, 2 करोड़ रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करें, फिर भी समझ में आता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इतना कैपिटल होता नहीं है, तो वे लोग इतने बड़े कैपिटल की जुगाड़ इधर उधर से करते हैं। ओके। जो कुछ भी उन्होंने बचाया पहले वो लगाया, जो कम पड़ा वो पेरेंट से लिया। मैंने तो लोगों को क्रेडिट कार्ड्स पे 30-35% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाते भी देखा है। फिर जो कम पड़ा तो होम लोन लिया, मतलब इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़, तब कहीं जाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की रकम जुटा पाते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बड़ी बात ये कि रियल एस्टेट में आप जो भी पैसा डालते हैं, आपका सारा कैपिटल ब्लॉक हो गया। वो पूरा का पूरा पैसा तब तक के लिए फंस गया जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचे नहीं, अनलेस यू गेट रिड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। रिटायर्ड लोगों के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट खतरे से भरपूर है। अच्छा। अगर आपको बीच में थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़ी तो वो आप उस इन्वेस्टमेंट में से नहीं निकाल सकते। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मुझे तो सिर्फ 4-5 लाख चाहिए, आप खाली टॉयलेट खरीद लो, मुझे पूरा फ्लैट नहीं बेचना है। मतलब वो 4-5 लाख भी आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरी प्रॉपर्टी बेचेंगे। अब 4-5 लाख के लिए आप अपना 2-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो नहीं बेचेंगे, यानी आपकी लिक्विडिटी तब तक के लिए खत्म जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचते नहीं है। तब तक पेट काट काट कर दिन गुजारो, EMI भरते रहो। अगर आपने थोड़े से पैसों की जरूरत के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट बेच भी दिया तो आपका प्रॉफिट वहीं रुक गया और आपके सामने एक सवाल भी खड़ा हो गया कि बाकी पैसों का क्या करें। तीसरी बात कि लोग जब रियल एस्टेट के प्रॉफिट्स को देखते हैं तो वे सिर्फ ये देखते हैं कि लोगों ने कितना पैसा लगाया था और अब कितना मिला। CAGR नहीं कैलकुलेट करते, यानी पर एनम क्या रिटर्न आया वो नहीं देखते। मुझे एक साहब ने बताया कि उनके दोस्त ने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी जो अब 2 करोड़ में बेची। बहुत इंप्रेस थे वो इस इन्वेस्टमेंट से। मैंने पूछा कब खरीदी थी और कब बेची, तो बोले 2010 में खरीदी थी और 2025 में बेची। ना तो उन्होंने इन 15 सालों में उस प्रॉपर्टी पर हुए खर्चे कैलकुलेट किए, जैसे हाउस टैक्स दिया, मेंटेनेंस दिया, जब जब टेनेंट बदला तो रंगाई पुताई करवाई, टूट फूट पे अलग खर्च किया, और सबसे बड़ी बात कि होम लोन पर 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी दिया। ये सब खर्चे घटाने के बाद उनका कुल रिटर्न आया 5-6% पर एनम, यानी जिसको CAGR बोलते हैं। अभी मैंने इस कैलकुलेशन में कैपिटल गेन टैक्स नहीं कम किया। इतने से एनुअल रिटर्न के लिए वो 15 साल के लिए अपना पैसा फंसा के बैठ गए। 35 साल के थे जब उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया और अब 50 साल की उम्र में उनको ये रकम मिली, वो भी पेट काट काट कर EMI भरने के बाद। जिंदगी के सुनहरे साल इसके इंतजार में गुजार दिए। लेकिन सर, इस बात के जवाब में लोग कहते हैं कि हमने किराए से भी तो कमाया, उसको भी तो देखिए। मेरा चौथा पॉइंट यही है, आपको जो मंथली किराया आता है वो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू का लगभग 2.5 से 3% पर एनम ही होता है। आप कैलकुलेट करके देख लो। इसमें रेंट पर इनकम टैक्स, मकान का रख रखाव, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस, जितने दिन मकान बिना किराए के रहा, ये सब नहीं अकाउंट फॉर किया है। अगर वो भी अकाउंट फॉर करो तो आप किराए से सिर्फ 1.5-2% पर एनम ही कमाते हो। आपका जो एनुअल रेंट है उसको आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा अमाउंट होम लोन की EMI, अगर वो भी जोड़ लें तो किराए के मामले में आप तंगी में ही रहते हैं। बात यही नहीं रुकती, बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि टेनेंट सिलेक्शन और उनका मैनेजमेंट आसान काम नहीं। ये तो कभी सोचा ही नहीं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद पहला टेंशन ये कि आपको टेनेंट मिल जाए। जब तक फ्लैट खाली तो टेंशन बना रहता है, जब टेनेंट मिल जाए तो टेंशन इस बात का कि वो किराया टाइम से देता रहे। फिर एक टेंशन ये भी कि आपकी प्रॉपर्टी को किराएदार बहुत संभाल के यूज करे। मैंने कितने ही घरों और फ्लैट्स को देखा है जिनको किराएदारों ने बर्बाद कर दिया। जितना किराया मिला उससे ज्यादा तो प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि आपको हर बार अच्छा टेनेंट ही मिले। मेरे एक दोस्त बहुत खुश थे कि उनको एक बहुत बढ़िया किराएदार मिल गया। बोले बहुत बड़ा आदमी है, रोल्स रॉयस से आया था, सिक्योरिटी के अलावा 6 महीने का किराया भी एडवांस में दे गया। बाद में पता चला कि वो बंदा उस फ्लैट में 2-3 साल रहा और 6 महीने के किराए के अलावा उसने कोई किराया नहीं दिया। मेरे दोस्त खाली करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो किराएदार इतना बड़ा आदमी था, उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, पुलिस में अच्छी घुसपैठ थी, बड़े बड़े लॉयर्स अफोर्ड कर सकता था।
ये भाई उसका कुछ भी ना कर सके। फाइनली उस किराएदार ने फ्लैट खाली करने के पैसे मेरे दोस्त से लिए। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे भी ना रह गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, ये रिस्क तो बहुत बड़ा है। सुपर सीनियर सिटीजन्स या सिंगल लेडी ओनर्स का तो और भी बुरा हाल है। कई किराएदार इन दोनों तरह के लैंडलॉर्ड्स की मजबूरी का बहुत अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। मैंने ऐसे कितने ही केसेस देखे हैं जिसमें इस तरह के लैंडलॉर्ड्स को किराया ही देना बंद कर दिया गया। जाओ नहीं देते, अब कर लो जो करना है। ओह, वो तो छोड़ो, कुछ केसेस में तो प्रॉपर्टी ही उनके हाथ से निकल गई। 70-80 साल के बुजुर्ग या किसी अकेली महिला के लिए कितना आसान है किराए की वसूली करना या घर खाली करवाना, ये बात भी समझने की है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पांचवा चैलेंज भी समझना जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक बहुत बड़ा रिस्क है प्रोजेक्ट्स का फ्लॉप होना। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया और या तो बिल्डर आधा अधूरा प्रोजेक्ट छोड़कर भाग गया, या सरकार ने उस प्रोजेक्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, या कोई प्रोजेक्ट कोर्ट केस में उलझ गया। छोटे मोटे बिल्डर्स तो ऐसा करते ही रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम भी इससे नहीं बचे। यूनिटेक, अंसर्स, आम्रपली, जेपी, सुपरटेक, यूनिवर्सल, ये बहुत बड़े नाम रहे हैं। तुम गूगल करके सारे डिटेल्स देख सकती हो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को भी जिनका बहुत पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में डूब गया। कुछ लोग इससे भी नसीहत नहीं लेते। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने पहले एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वो प्रोजेक्ट और पैसा डूब गया। फिर किसी ने रियल एस्टेट के सब्ज बाग दिखाए तो दोबारा जोश में आकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा डुबोया। यही नहीं, रियल एस्टेट का नशा ऐसा कि वे फिर भी नहीं रुके और फिर किसी तीसरे प्रोजेक्ट में भी पैसा लगा दिया, वो भी फ्लॉप हो गया। सब प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े बिल्डर्स के थे, उनके पास पैसे की पावर थी, पुलिस में घुसपैठ थी, पॉलिटिकल सपोर्ट, बड़े बड़े एडवोकेट्स की टीम। उनके साथ पंजा लड़ाना आसान नहीं। पब्लिक बेचारी अपनी गाढ़ी कमाई डुबोकर बैठ गई। सारे ओनर्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बैठे हैं, मिलके लड़ेंगे। कई साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बस तारीख पे तारीख। ये सब करते करते वो खुद 35 से 50-55 साल के हो गए। रिटायरमेंट पास आ गया, टेंशन में जी रहे हैं। रियल एस्टेट के नशे ने नुकसान कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट का नशा किसी चरस गांजे के नशे से कम नहीं। कितना भी नुकसान उठा ले, कितना भी समझा लो, नशा आसानी से नहीं उतरता। ओह, कितने लोग ऐसे हैं जो 3-4 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। वे लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया है। अरे बच्चे फाइनली कहाँ सेटल होंगे मालूम नहीं। कुछ लोगों के बच्चे विदेशों में हैं और अच्छा कमा रहे हैं, उनको आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अगर है भी तो जरा सोचिए आपके बाद उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने में क्या क्या झमेले हैं। उन 3-4 प्रॉपर्टी की वजह से आप कितने करोड़ भी अपनी हैसियत की डींगे हाँकते रहें, असलियत ये कि आपके खीसे में तो कुछ है ही नहीं। आप उस पैसे का मजा ही नहीं ले पाए क्योंकि सारा पैसा तो प्रॉपर्टी में अटका रहा। लिक्विडिटी तो कुछ रही नहीं। पहले आप ईएमआई के प्रेशर में जिंदगी काटते रहे और फिर आप ओल्ड एज पॉवर्टी में दिन काटते रहे, और आपके बच्चे आपके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का मजा लेने की स्थिति में होंगे भी या नहीं पता नहीं। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है वो ये कि आपको कोई आइडिया नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू क्या है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड की तरह ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो आपके फ्लैट या मकान की एग्जैक्ट वैल्यू रियल टाइम में बताता रहे। प्रॉपर्टी की वैल्यू के बारे में आप सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाज लगाते हैं। सर्कल रेट क्या है, बिल्डर उस एरिया में क्या रेट कोट कर रहा है, या बगल वाला मकान कितने में बिका, आप उसी से अंदाज लगाते हैं और उसी को सोच सोच के मस्त होते रहते हैं। कलई तब खुलती है जब आप बेचने के लिए खड़े होते हैं। याद रखो, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू आपका बायर डिसाइड करता है। जितने में डील हो गई वही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, वो नहीं जो आप दोस्तों के बीच हाँकते आ रहे हैं। डील इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन कितना डेस्परेट है या बेताब है, बायर या सेलर। बायर बेताब तो दाम ऊपर और सेलर बेताब तो दाम नीचे। मतलब जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू और आपकी हैसियत का पता ही नहीं चलता। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सुनो, प्रॉपर्टी बेचना भी इतना आसान नहीं। मैंने कितने ही ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लोगों को प्रॉपर्टी बेचने में महीनों या कुछ साल लग गए। ओह, जब मन मुताबिक दाम नहीं मिले तो कई महीने वेट किया, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और दाम गिरा गिरा के किसी तरह से बेचा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि रियल एस्टेट में लगा पैसा जरूरत के वक्त काम आ जाए। किसी को इलाज के लिए चाहिए था,
या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए था, या शादी के लिए जरूरत थी, समय से प्रॉपर्टी नहीं बिकी, या औने पौने दाम में बेचकर किसी तरह से काम चलाया। अगर वक्त पे काम नहीं आया तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? यही बात तो तुम्हारे दोस्तों को समझनी है। रियल एस्टेट तो लॉटरी की तरह है, लग गई तो हर जगह गाते रहो, नहीं तो चुप्पी साध लो। एक बात और ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी पुरानी होती जाएगी उसकी कीमत भी कम होती जाएगी। समय के साथ वेयर एंड टेयर होता है और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, वो ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है, उनके डिजाइन और लेआउट्स पुराने हो जाते हैं। अगल बगल नए नए प्रोजेक्ट्स अच्छी एमिनिटीज, मॉडर्न फिटिंग्स, बेटर लेआउट और नए डिजाइन लेकर आते हैं और फिर पुराने प्रोजेक्ट की कीमत कम कर देते हैं। बिल्डर्स भी अपने नए प्रोजेक्ट्स के ही एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और बहुत इंप्रेसिव एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। पुराने का क्यों करेंगे? इसलिए बायर्स भी उधर खींचे चले जाते हैं। इन्वेस्टर्स दाम बढ़ने के चक्कर में रुके रहते हैं और जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती है, बायर की प्रेफरेंस बदलती है तो उस प्रॉपर्टी के अच्छे दाम नहीं मिलते। ये तो कभी सोचा ही नहीं। एक गलती और, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए लोग अपना और नुकसान करते हैं। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर 9-10 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स बचाने के चक्कर में एक बड़ा अमाउंट किसी नई प्रॉपर्टी में या 5-5.25% पर एनम के बॉन्ड्स में फंसा दिया। इस बात से खुश हैं कि उन्होंने टैक्स बचा लिया, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने अगले कई साल के लिए फिर पैसा फंसा दिया। एक चक्रव्यूह से निकलकर दूसरे में घुस गए। ये सब वो कारण है जिनके कारण रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। तो पुराने जमाने में लोग रियल एस्टेट में इतना क्यों इन्वेस्ट करते थे सर? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला ये कि उस जमाने में लोगों के पास बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के कोई और ऑप्शंस नहीं थे। अब फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत एडवांस कर गए हैं और दूसरे बेटर ऑप्शंस भी आ गए हैं। पुरानी जनरेशन ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है तो वो अपने बच्चों को भी रियल एस्टेट में पैसा डालने के लिए उकसाते रहते हैं। ओके। दूसरा ये कि तब रियल एस्टेट सेक्टर पूरा ब्लैक मनी पर ही चलता था। रियल एस्टेट में कैश कंपोनेंट बहुत होता था, यानी काली कमाई। असली मलाई उधर से आती थी क्योंकि टैक्स की चोरी का खुला खेल था, पुश्तों से चला आ रहा था। लेकिन अब कैश ट्रांजैक्शन को छुपाना आसान नहीं। समझदारी इसमें ही है कि जो भी सेल परचेज करो व्हाइट में करो और बैंक अकाउंट के थ्रू करो, और जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दो। रिप्यूटेड बिल्डर्स भी अब बैंक ट्रांजैक्शंस ही प्रेफर करते हैं। सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने दोस्तों को भी ये समझाऊंगी। उनको तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मानो नशा ही हो रहा है, कुछ भी सुनने या समझने को तैयार नहीं है। बहुत सही काम करोगी। मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ना नहीं बोल रहा, लेकिन जिसको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है वो मेरी बताई बातों को ध्यान में रखकर करे। लोग अपने टोटल कॉर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही सेक्टर में डालकर बैठ जाते हैं, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में। कभी कभी तो अपनी हैसियत के भी बाहर जाकर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ओके। मेरे पास ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने नुकसान उठाया है। ये सोच कि जैसा दूसरों के साथ हुआ ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। आज जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के दूसरे ऑप्शंस हैं, बेटर ऑप्शंस हैं, तो उनको भी एक बार समझना और परखना चाहिए। सर, ओखली में जानबूझकर सर क्यों डालें? इसमें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कोई चोट खाई है, नुकसान उठाया है, तो उनसे कहो कि वे अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे दूसरे लोग भी सचेत हो जाएं। जी सर। अपने दोस्तों से ये भी बोलो कि YouTube पर मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें, जिसमें मैं बराबर लोगों की कॉमन गलतियों से उनको अलर्ट करता आ रहा हूँ। अपने पैसे को लेकर क्या करना है ये जानना तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये 2 मिनट के मैगी वाले वीडियो से शिक्षा मत लें। कमाने में इतना वक्त लगा है तो कमाई को संभालने के तरीके समझने के लिए 12-15 मिनट तो दे ही सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक भी कर दें। उनके लाइक पर क्लिक करने से ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगा और उनका भी फायदा होगा। तुम लोगों का ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, इसको बहुत संभाल के मैनेज करो। इन्वेस्टमेंट्स तो तुम्हारी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पैसे की परेशानी कमाई की मिसहैंडलिंग की वजह से है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसमें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।